Hello students, how are you all? I hope you all are doing well, and I am Prachi Chaudhary taking a lecture of Fundamentals of Entrepreneurship, and today's topic is capital structure. Capital structure is an entrepreneur before raising the necessary capital for his enterprise should decide proper capital structure. A safe and economical capital structure according to C.W. Gresenberg. ये C.W. Gresenberg जो हैं ये इनके अकॉर्डिंग कहा गया है या इन्होंने एक डेफिनेशन दी है क्या कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड रेफर्स टू द मेक ऑफ कैपिटलाइजेशन दैट इज वेदर इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्लास ऑफ स्टॉक सेवरल क्लासेस ऑफ स्टॉक विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वेरियस इशू ऑफ बॉन्ड्स अ लार्ज और small surplus and the like equity securities and long term debt securities and long term debt securities are usually the principal parts of a company's capital structure. मतलब कि पूंजी की जो संरचना है जिसे कभी कभी वित्तीय संरचना भी कहते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, पूंजीकरण की बनावट को संबोधित करती है, यानी कि रेफर्स टू द मेक ऑफ कैपिटलाइजेशन। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो पूंजी संरचना यह प्रकट करती है कि पूंजीकरण में एक ही प्रकार के अंश सम्मिलित हैं, ठीक है। दैट इज वेदर इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्लास ऑफ स्टॉक या विभिन्न विशेषताओं से युक्त विभिन्न प्रकार के अंश और सेवरल क्लासेस ऑफ स्टॉक विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या कितनी पूंजी ऋण पत्रों के निर्गमन एवं अवितरित लाभ के रूप में प्राप्त की गई। वेरियस इशू ऑफ बॉन्ड्स, अ लार्ज और स्मॉल सरप्लस एंड द लाइक इक्विटी सिक्योरिटीज आर यूजुअली द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ अ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि प्राप्त की गई तथा पूंजी जुटाने में अन्य किन साधनों का प्रयोग किया गया है। साधारण अंश तथा दीर्घकालीन ऋण प्रतिभूतियां प्राय कंपनी की पूंजी संरचना का महत्वपूर्ण अंग होती हैं, ठीक है। इस तरीके से, इस प्रकार से जहां पूंजीकरण का जो मीनिंग है वो पूंजीकरण की मात्रा से है, मात्रा को निश्चित करने से है, वहीं दूसरी ओर पूंजी संरचना का आशय, पूंजी संरचना का मीनिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग पूंजी का स्वरूप निश्चित करने से होता है, ठीक है। अब आफ्टर दैट ये आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कैपिटल की स्ट्रक्चर को, यानी कि ये वो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं पूंजी संरचना को। और इसमें सबसे पहला जो कारण है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। देखिए बहुत तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ डरने वाले होते हैं, कुछ निडर होते हैं, साहसी होते हैं, है ना, रिस्क बियरर होते हैं। तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये बहुत सारी जो कंपनियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में विनियोक्ताओं को सुविधा देने के लिए विभिन्न प्रकार की क्या करती हैं, प्रतिभूतियां निर्गमित करती हैं, है ना। सभी विनियोक्ता एक जैसे स्वभाव के नहीं होते, जैसा कि अभी बताया कि कुछ उनमें से बहुत चौकन्ने होते हैं, है ना, कुछ कम होते हैं और कुछ साहसी होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं, ठीक है। कुछ कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचते हैं, वो अपनी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हाँ उनके पास अभी इतनी कैपिटल, इतना पेमेंट नहीं है, इतने पैसे नहीं है, या कुछ इतने शेयर्स नहीं है, उनकी अभी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें, या वो इन्वेस्ट करने के बाद उस रिस्क को बियर कर सकें, ठीक है। और ऐसे भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है एक पोटेंशियल इन्वेस्टर की, यानी कि शक्तिशाली विनियोक्ता की आवश्यकता होती है। दूसरा आता है, ये शक्तिशाली विनियोक्ता ये भी प्रभावित करते हैं कि आप जितना अच्छा इन्वेस्टर रखेंगे, जितना इन्वेस्टर आपके पास, अच्छा इन्वेस्टर आपके पास होगा, उतना ही आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा। इसके बाद आते हैं कंपनी, नेचर ऑफ कंपनी बिजनेस, कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति, ठीक है। पूंजी के स्वरूप को निश्चित करने के लिए कंपनी के व्यापार का स्वरूप जानना जरूरी होता है। और इसमें जो एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि जिन कंपनियों की जो इनकम है वो फिक्स है, जैसे
जूट वाली जो मील होती हैं, शुगर मील होती हैं, है ना, या जनता की उपयोग की जो वस्तुएं होती हैं, संस्थाएं होती हैं, वो उनकी क्या होती है, इनकम फिक्स होती है ना। तो इसमें क्या होता है, उनमें पूर्व अधिकारी अंशों का निर्गमन हितकर होता है क्योंकि इन पर निश्चित लाभांश सुविधा पूर्वक किया जा सकता है। और इसी प्रकार जिस कंपनी की संपत्ति लिक्विड होती है या जिसे सुगमता से बेचा जा सकता है तथा जिसके लाभ में से अधिक परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, तो ऐसी दशा में उसके लिए ऋण पत्र निर्गमित करना सुविधाजनक रहता है। और थर्ड आता है नियंत्रण की अभिलाषा, यानी कि डिजायर टू रिटेन कंट्रोल। अब डिजायर टू रिटेन कंट्रोल में क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में लाइक टू रिटेन कंट्रोल ऑन द कंपनीज मैनेजमेंट। दिस दे कैन डू बाय इशूइंग सिक्योरिटीज विद नो वोटिंग राइट और बाय इशूइंग डिबेंचर्स। इन केस द मैनेजमेंट इशूज equity shares, it is possible that the management of the company may pass on in the hands of rival groups। ठीक है, यानी कि कोई कंपनी प्रवर्तक या प्रबंध अभिकर्ता के व्यवसाय का नियंत्रण अपने ही हाथों में सुरक्षित रखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, प्राय ऐसी प्रतिभूतियों को निर्गमित की जाती हैं जिनमें अधिक सुविधाएं हो, क्योंकि कुछ विनियोजक इन विशेष सुविधाओं के लिए अपना मताधिकार त्यागने को प्रस्तुत हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है मनी मार्केट कंडीशन। यस, मनी मार्केट कंडीशन क्या है, मनी मार्केट कंडीशन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। ड्यूरिंग बूम पीरियड इन्वेस्टर्स prefer to invest their funds in equity shares to take the advantage of higher profits and consequently higher dividends. On the other hand, during economic depression, investors prefer to invest in fixed interest bearing securities as they want a certain guaranteed return on their investment। यानी कि जो भी पूंजी का कलेवर निश्चित करते समय मुद्रा बाजार की स्थिति का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं और ध्यान रखना भी चाहिए। और जो बूम पीरियड होता है ना, जो बूम पीरियड होता है उसमें अंशों का निर्गमन करना लाभदायक होगा क्योंकि उसमें अधिक प्रॉफिट या अधिक लाभ होने के कारण इसमें क्या होगा कि प्रीमियम्स पर भी इशू किया जा सकता है। और इसके अपोजिट अगर होता है यानी कि डिप्रेशन पीरियड होता है तो डिप्रेशन पीरियड में जो ऋण पत्र होते हैं उनका निर्गमन करना प्रॉफिटेबल होता है क्योंकि ब्याज की जो दर होती है कम होने के कारण इन्हें कम ब्याज पर निर्गमित किया जा सकता है। इसके स्थान पर क्या होता है, अंशों का निर्गमन किया जाए तो लाभ कम होने के कारण जनता अंश खरीदना पसंद नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल इशू एक्सपेंसेस। कैपिटल इशू एक्सपेंसेस और कैपिटल इशू एक्सपेंसेस में क्या है कि जो अंश निर्गमित करते समय उनके निर्गमन पर जो भी व्यय होते हैं है ना, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए और व्यय को ध्यान में रख कर ही उसके एक्सपीरियंस के बेस पर ही कोई कंपनी एक ही प्रकार के अंशों का निर्गमन करके पूंजी प्राप्त करती है तो उसे विभिन्न प्रकार के अंशों के निर्गमन से होने वाले व्यय की तुलना में अधिक व्यय सहन करना पड़ता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के अंशों को निर्गमित करना सदैव मितव्ययी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर या इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। और कैपिटल स्ट्रक्चर जो होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट इट कैन सर्वाइव इन केस देयर आर इनएडिक्वेट और नो प्रॉफिट। In the case the company issue more fixed interest bearing securities like preference share, bonds or debentures, the capital structure will become rigid. It will not be able to service the loans, pay interest to the bond or debenture holders in case its earnings are not good. The next one is capital gearing. Yes, capital gearing का जो ये point है थोड़ा सा यहाँ, हाँ ये कैपिटल गियरिंग है तो कैपिटल गियरिंग के पॉइंट को हम और ये जो हमने अभी देखा था कि हाई गियर और लो गियर, ये भी हम इसमें समझेंगे। कैपिटल गियरिंग में
जैसे ये एग्जाम्पल है, अ कंपनी सेड टू बी इन हायर गियर व्हेन इट हैज अ प्रोपोर्शनेटली हायर लार्ज इशू ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रेजिंग द लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज, whereas low gear stands for a proportionately large issue of equity shares. ये एग्जाम्पल है इसका, है ना, इलस्ट्रेट किया क्लियरली द टर्म्स हाई गियर एंड लो गियर. ये लाइबिलिटीज हैं, ये एक बैलेंस शीट है, ये ए लिमिटेड की, ये बी लिमिटेड की. ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल है ए लिमिटेड की 4 लाख, बी लिमिटेड की 6 लाख. 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख A, 2 lakh B and 9% debentures हैं 3 lakh A and 2 lakh B. The total capitalization of the above two companies is the same, है ना, यानी कि जो इनका टोटल कैपिटलाइजेशन है ये दोनों का सेम है फॉर ईच कंपनी, बट द कैपिटल स्ट्रक्चर डिफर्स. जो इनका कैपिटल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, क्योंकि ए लिमिट जो है ए लिमिटेड इज हाई गियर्ड एज द रेशियो ऑफ इक्विटी कैपिटल इन द टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी इज ओनली 40%. ये इसने क्या किया, देखो ये जो टोटल है इनका, है ना, टोटल कैपिटलाइजेशन है 10 लाख का है, लेकिन ए लिमिटेड जो है वो हाई गियर्ड है. क्यों? क्योंकि इसने इक्विटी शेयर कैपिटल कम लगाई है, 4 लाख लगाई है ना, 40% लगाया है. और लेकिन बी लिमिटेड का कितना है, 60% है. तो दोनों का कंपैरिजन करके देख लीजिए, ये 60% लगाया 6 लाख रुपीस बी लिमिटेड ने. तो क्या हुआ, बी लिमिटेड इज लो गियर्ड एज इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ 60% ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड ओनली 40% ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज. और ऐसा ही ये कैपिटल गियरिंग में बताया गया है कि जो कैपिटल गियरिंग होती है उसपे क्या होता है कि कुछ पूंजीकरण के अनुपात में साधारण अंश पूंजी का जो अनुपात होता है उसे पूंजी मिलान कहते हैं. अगर कुल पूंजी के अनुपात में साधारण अंशों का अनुपात कम हो जाता है तो यह ऊंचा पूंजी मिलान होता है. यानी कि साधारण अंशों का जो मिलान हुआ, यानी कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल रही वो 4 लाख की रही है लिमिटेड की, तो उसका क्या हुआ, उसका हाई गियर रहा. और बी लिमिटेड की जो कैपिटल गियरिंग रही वो 60% की रही, ज्यादा रही, तो इसलिए उनका जो कैपिटल गियर रहा वो लो गियर रहा. ठीक है, ये कैपिटल गियरिंग है. इसके बाद हम आते हैं म्यूचुअल राइट्स पर. और म्यूचुअल राइट्स जो हैं उसमें बताया गया है कि जो पूंजी का लेवर निर्धारित कर लेने के बाद प्रबंधकों को ये भी देखना चाहिए कि जो अलग अलग प्रकार की जो हमारी सिक्योरिटीज हैं पर उन पर जो मताधिकार हैं वो फेयर है और रीजनेबल हैं या नहीं है. ठीक है, और ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये डिबेंचर्स होते हैं, इनके रिलेटेड जो भी इनके संबंधी जो आय होती है उनकी दर का निश्चय सदैव उनके निर्गमन के समय बाजार में उसी प्रकार की प्रतिभूतियों का अध्ययन करने के बाद करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विडिटी और सिंप्लिसिटी. लिक्विडिटी के देखिए, जब कंपनी का जो पूंजी का लेवल है इस प्रकार का होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए कि उनके पास एक पर्याप्त मात्रा में कैश भी बना रहे, है ना, लेकिन जो कैश की जो क्वांटिटी हो वो कितनी हो, या कंपनी की प्रकृति कैसी है, आकार कैसा है, बाजार में साख कैसी है, गुडविल कैसी है, तेजी मंदी की स्थिति, इन पर डिपेंड करता है. लेकिन ये होना चाहिए कि कैश जो है वो पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए. लिक्विडिटी है. और सिंप्लिसिटी क्या है, जहां तक हो सके उपक्रम का पूंजी का लेवर सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जो हर एक व्यक्ति के समझने के लिए आसान हो, सहज हो, और ऐसा पूंजी का लेवर का प्रबंध करने में सुगमता रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. और नेक्स्ट है रूल्स एंड पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. और इसमें बताया गया वित्तीय संस्थानों के नियम और नीति भी पूंजी के लेवर को प्रभावित करते हैं. सामान्यतः वित्तीय संस्थाएं समता अंश पूंजी के बराबर ही कुल ऋण रखने पर बल देती है. अतः पूंजी का लेवर में अधिकृत पूंजी की मात्रा अधिक रखना आवश्यक है. ठीक है, और इसमें एक और चीज है, पूंजी का लेवर में अधिकृत पूंजी की जो मात्रा होती है वो अधिक रखना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें जो वित्तीय संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की जो नीति है उनके अनुरूप होनी जरूरी होती है. और अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा करने में कठिनाई के समय क्या होता है कि इन संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में भी प्रॉब्लम होती है. इसी के साथ हम अपना लेक्चर क्लोज करते हैं. ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.